ठीक है, आज लास्ट ऑनलाइन क्लास है हमारी, इसके बाद हम ऑफलाइन मोड पे मिलेंगे आपको। वो आज थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो ऑनलाइन का अच्छा वाला। कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था ये था वर्किंग ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट नो लोड, ये हमारा टॉपिक था कल। और जब वर्किंग ऑफ आइडल ट्रांसफार्मर में पढ़ रहा हूँ नो लोड पर, उस कंडीशन में क्या हो रहा था, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड है और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड है। प्राइमरी वाइंडिंग को इनपुट सप्लाई प्रोवाइड करूंगा, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में लोड तो किसी भी प्रकार के करंट की डिमांड नहीं करेगा, लेकिन जो ट्रांसफार्मर की कोर है ये अपने अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए करंट ड्रॉ करेगा सोर्स से। और करंट कौन ड्रॉ करेगा, वाइंडिंग। करंट कौन ड्रॉ करेगा, वाइंडिंग। और वाइंडिंग को मैं कैसे शो करता हूं, कैसे एक्सप्रेस करता हूं, मैं ये मानता हूं कि वाइंडिंग एक इंडक्टर है, वाइंडिंग को मैं इंडक्टर की तरह एक्सप्रेस करता हूं। तो ये एक इंडक्टर है जो मैं बाहर बना रहा हूं, वैसे ये वाइंडिंग के अंदर ही है, बस आपको दिख जाए इसके लिए मैं बाहर बना रहा हूं कि ये वाइंडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए करंट ड्रॉ कर रही है, और मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए जिस करंट की वाइंडिंग डिमांड करती है उसे मैग्नेटाइजिंग करंट मैं कहता हूं। फिर नो लोड पर और कौन सी कंडीशन क्रिएट हो रही है, जब लोड कनेक्टेड नहीं है तो जो ट्रांसफार्मर की कोर है ये भी लॉसेस को इनकरेज करेगी, लॉसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये भी करंट ड्रॉ करेगी सोर्स से। तो ट्रांसफार्मर की कोर में कौन कौन से लॉस होते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर में जो लॉस होते हैं उसे मैं आयरन लॉस या फिर कोर लॉस बोलता हूं। और जो आयरन लॉस और कोर लॉस होता है ये हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो जो हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो यदि मुझे आपको एक्सप्रेस करना है या फिर मुझे कुछ कैलकुलेशन करना है तो मुझे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको इलेक्ट्रिकल टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी तो मैं प्रॉपर कैलकुलेशन कर पाऊंगा आपको और डेरिवेशन कर पाऊंगा किसी भी प्रकार से। तो हीट इलेक्ट्रिकल के किस एलिमेंट में प्रोड्यूस होती है, तो मुझे पता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है ये रजिस्टर में प्रोड्यूस होती है। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसे मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस लूंगा जिसमें उतनी ही हीट प्रोड्यूस हो जितने की इस कोर लॉस में प्रोड्यूस हो रही है, कोर लॉस के कारण प्रोड्यूस हो रही है। तो मैंने एक रजिस्टर कंसिडर किया और मैं इसे वर्किंग कंपोनेंट, वर्किंग रेजिस्टेंस या फिर कोर लॉस रेजिस्टेंस भी बोल सकता हूं। और मैंने क्या किया, मैंने इस रेजिस्टेंस को इस प्रकार से कनेक्ट किया कि पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज उसके ऊपर आ जाए। मैंने इस रजिस्टर को इस प्रकार से कनेक्ट किया कि पूरा का पूरा वोल्टेज उसके ऊपर आ जाए। और ये कब पॉसिबल है, जब मैं उस रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तभी पॉसिबल है। तो मैंने क्या किया, इस कोर लॉस के रेजिस्टेंस को वोल्टेज सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। और क्यों पैरेलल में कनेक्ट किया, उसका रीजन ये है कि जो आयरन लॉस या कोर लॉस है वो किस पर डिपेंडेंट है, वोल्टेज पर डिपेंडेंट है। तो पूरा का पूरा वोल्टेज तो तभी आ सकता है जब मैं पैरेलल में कनेक्ट करूँ उसे, तो मैंने उसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। और इस कोर लॉस कंपोनेंट में जो करंट फ्लो हो रहा है ये है IW से, इसे मैंने नाम दिया। अब लोड नहीं लगा हुआ है, जब लोड नहीं लगा है उस कंडीशन में कौन कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर एक तो IM करंट फ्लो हो रहा है और एक IW करंट फ्लो हो रहा है। जब कोई लोड नहीं लगा है तब कौन कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, एक तो मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो हो रहा है और एक वर्किंग करंट फ्लो हो रहा है या फिर कोर लॉस करंट फ्लो हो रहा है। तो ये IM और IW, एक मिनट इसे अच्छे से बना दूं, ठीक है। तो IM और IW दोनों का फेजर सम क्या कहलाएगा, नो लोड करंट, क्योंकि लोड नहीं लगा तब इतना करंट फ्लो हो रहा है। तो जो करंट फ्लो होगा ये है नो लोड करंट। तो IM और IW का फेजर सम नो लोड करंट कहलाता है। फिर मैंने आपको जब पैरेलल RL सर्किट पढ़ाया था, जब मैं आपको पैरेलल RL सर्किट पढ़ा रहा था तो वो डेरिवेशन को रिफर कर लेना। तो क्या कंडीशन थी, ये ऐसा कुछ सर्किट बना था, यहाँ पर I करंट आ रहा था, यहाँ पर IR करंट आ रहा था, यहाँ पर IL करंट आ रहा था। तब मैंने जो टोटल करंट है उसकी वैल्यू कितनी निकाली थी, √ IR स्क्वेयर IL स्क्वेयर। तो ये सर्किट जो दिख रहा है मुझे ये वाला, ये भी तो कुछ वैसे ही है। ये देखो, ये I करंट जैसे यहाँ आ रहा है वैसे यहाँ पर I करंट आ रहा है, और फिर ये IR और IL में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो यहाँ IW और IM में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो सेम जो फार्मूला यहाँ लगा था
वही फार्मूला यहाँ भी लगाऊंगा मैं नो लोड करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर हियर आई नॉट इक्वल टू अंडर रूट आई डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस आई एम स्क्वेयर, हियर आई नॉट इक्वल टू नो लोड करंट आई एम मैग्नेटाइजिंग करंट, और आई डब्ल्यू क्या है, कोर लॉस करंट, कुछ लोग इसे वर्किंग करंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ लिया था, बस आपको आज थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया मैंने। तो अब हम एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमारा फेजर डायग्राम कहाँ तक पहुंच गया है वो देखते हैं। देखो क्या हुआ था, हमारा जो फेजर डायग्राम हमने ड्रॉ किया था, सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको कि रेफरेंस किसे लो आप, जो कांस्टेंट है पूरे ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, ये मुझे पता है, तो मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स को रेफरेंस ले लिया। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैंने रेफरेंस ले लिया फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैंने कांस्टेंट रेफरेंस ले लिया। और मैंने आपको क्या बताया था, मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट दोनों सेम फेस में होते हैं, ये मैंने बताया था। तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण प्रोड्यूस हुआ। ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस हुआ, क्यों प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण। इसका मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट इस मैग्नेटिक फ्लक्स के सेम फेस में रहेगा, इसलिए मैंने उसी लाइन में बना दिया। ठीक है, अब आगे फिर हमने क्या किया था, फिर हमने जब ईएमएफ की इक्वेशन डिराइव की थी, जब हमने ईएमएफ की इक्वेशन डिराइव की थी, तो वहां हमने क्या देखा था कि जो ईएमएफ ई1 और ई2 ये मैग्नेटिक फ्लक्स से 90 डिग्री लैग कर रहे थे। मैंने जो डेरिवेशन किया था फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर ईएमएफ ई1 की इक्वेशन आई थी और ई2 की इक्वेशन आई थी, तो वहां पर लास्ट में जो साइन का कोफिशिएंट था वो साइन ओमेगा टी माइनस 90 था, और ई2 में भी यहाँ साइन ओमेगा टी माइनस 90 आया था, और ये ओमेगा टी माइनस 0 है। तो ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में ये 90 डिग्री ई1 भी लैग कर रहा था और ई2 भी लैग कर रहा था, इसलिए मैं ई1 और ई2 दोनों को 90 डिग्री लैग करवा दूंगा। ठीक है, तो ये ईएमएफ ई1 ले लेता हूं, ये ईएमएफ ई2 ले लेता हूं। और क्या हो रहा था यहाँ पर आप देखिए, ये जो ब्रांच दिख रही है वोल्टेज सोर्स वाली ब्रांच, ये आर डब्ल्यू वाली ब्रांच, और ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट वाली ब्रांच, और ये जो वाइंडिंग जिसके ऊपर ईएमएफ ई1 इंड्यूस हुआ है, ये सारे की सारी ब्रांच पैरेलल में है। इसलिए जितनी वैल्यू V1 की है उतनी वैल्यू E1 की भी है, इसलिए V1 इक्वल टू E1। तो V1 इक्वल टू माइनस E1 था, और अप्रोक्सीमेटली V1 के इक्वल था। तो V1 और E1 इक्वल थे, बस उनकी पोलैरिटी अपोजिट थी, लेकिन वो इक्वल मैग्नीट्यूड के। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने क्या किया, लोड कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, हमने लोड कनेक्ट कर दिया सेकेंडरी साइड में। जब हमने सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्ट कर दिया था, तो इस लोड में I2 करंट फ्लो होने लगा। जब हमने सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्ट कर दिया तो I2 करंट फ्लो होने लगा, और मैंने क्या कंसीडर किया था कि ये जो लोड है ये RL लोड है। अगर केवल इंडक्टिव लोड रहता तो पूरा 90 डिग्री लैग करता, अगर प्योर इंडक्टिव लोड होता तो पूरा 90 डिग्री लैग करता, लेकिन इंडक्टिव लोड नहीं है इसलिए थोड़ा कम लैग करेगा लेकिन कम करेगा। ठीक है, तो ये I2 करंट ड्रॉ किया मैंने, इसने लैग किया लेकिन पूरा 90 डिग्री लैग नहीं किया, कुछ कम लैग किया, इसलिए मैं थीटा 2 नाम दे रहा हूँ इसे, क्योंकि ये सेकेंडरी साइड में फ्लो हो रहा है। ठीक है, और फिर क्या हुआ, जैसे ही I2 करंट फ्लो होने लगा, जैसे ही I2 करंट फ्लो होने लगा, तो उसका इंपैक्ट सेकेंड प्राइमरी साइड, मतलब I2 के कारण क्या हुआ, फाई टू फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। I2 के कारण फ्लक्स फाई टू प्रोड्यूस हुआ, और ये फाई टू फ्लक्स मेन फ्लक्स की अपोजिट, ये मेन फ्लक्स इस साइड फ्लो हो रहा था, और ये जो फाई टू फ्लक्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। तो फाई इस साइड और फाई टू इस साइड, तो जो फ्लक्स है मेरी कोर का वो कम हो गया था। तो जब फ्लक्स कम हो गया था, तो इस फ्लक्स में की मतलब जो कमी है उसको कंपनसेट करने के लिए क्या हुआ था, एक्स्ट्रा करंट की डिमांड हुई थी। तो एक्स्ट्रा करंट कितना फ्लो हुआ, I2 डेस, एक्स्ट्रा करंट कितना फ्लो हुआ, I2 डेस एक्स्ट्रा करंट की डिमांड की थी। तो इस I2 के अपोजिट साइड में, दूसरे साइड में एक I2 डेस करंट बना दिया मैंने। ठीक है, अब क्या हुआ, अब नो लोड करंट को भी कुछ ना कुछ जगह देना पड़ेगा हमें। अब नो लोड करंट को भी जगह, आइए मेरे पास ऑलरेडी देखो मैग्नेटाइजिंग करंट पहले से फ्लो हो रहा है, ये जो I W फ्लो होगा
ये जो IW करंट किसमें फ्लो हो रहा है, रजिस्टर में, और इस रजिस्टर के ऊपर कितना वोल्टेज है, V1, इस रजिस्टर के ऊपर कितना वोल्टेज है, V1 वोल्टेज है ना इसके ऊपर। और ये यहाँ जो है अभी अभी फिलहाल यहाँ लॉस नहीं हो रहा है, अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है अभी। तो मुझे एक बात बताओ, इस RW के ऊपर कितना वोल्टेज है, V1 या फिर E1? यहाँ पर V1 और E1 की वैल्यू तो इक्वल ही होगी, क्योंकि देखो ये वोल्टेज सोर्स वाली ब्रांच, कोर लॉस वाली ब्रांच और मैग्नेटाइजिंग ब्रांच और वाइंडिंग, ये चारों ब्रांच कैसी है, पैरेलल में है। इसलिए जितनी वैल्यू V1 की होगी उतनी वैल्यू E1 की भी होगी यहाँ पर। तो V1 वोल्टेज ही RW के ऊपर भी रहेगा क्योंकि पैरेलल में है। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस में, ये वोल्टेज के सेम फेज में रहेगा क्या? क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको ये सिखाया है कि जो रजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है ये वोल्टेज के सेम फेज में होता है। रजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है ये वोल्टेज के सेम फेज में होता है। तो इस RW के ऊपर कितना वोल्टेज है, V1 ही वोल्टेज है ना इसके ऊपर भी। इस RW के ऊपर कितना वोल्टेज है, V1 ही वोल्टेज है। तो इस RW में जो करंट फ्लो हो रहा है इस वोल्टेज के सेम फेज में ही रहेगा, उसी फेज में IW बना दिया मैंने। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो ये V1 की एक्सिस है, ये वाली जो लाइन है जहां मेरा पेन चल रहा है ये V1 है। तो इस रजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है ये भी तो इस V1 के सेम फेज में ही रहेगा, तो मैंने उसी फेज में IW बना दिया। अब देखो IM, ये IM और IW का फेजर सम किसके बराबर है, I0 के इक्वल है। ये IM करंट इस किसमें फ्लो हो रहा है, इस रिएक्टिव कंपोनेंट में फ्लो हो रहा है। ये IM करंट किसमें फ्लो हो रहा है, इस मैग्नेटाइजिंग करंट है। IM मैग्नेटाइजिंग करंट है, IW वर्किंग करंट है या फिर कोर लॉस करंट है। दोनों का फेजर सम क्या है, नो लोड करंट। तो दोनों का फेजर सम कर दूं, और फेजर सम कैसे करते हैं, देखो कैसे करेंगे बताता हूँ। ये देखो, ये IM के पैरेलल एक लाइन खींचो यहाँ पर, ये आपने 12th में बहुत किया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इस IM के पैरेलल एक लाइन खींची मैंने, और इस IW के पैरेलल एक लाइन खींची मैंने। रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं, फेजर सम इस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। और जो लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पे हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा IW और IM का रिजल्टेंट, नो लोड करंट I0। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो एक बार फिर से आते हैं यहाँ तक। क्या किया हमने, ये यहाँ तक का फेजर डायग्राम कैसे बना उसका एक थोड़ा सा क्विक करते हैं। सबसे पहले तो ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड में लोड लगा हुआ है। अभी फिलहाल जब लोड नहीं लगा था उस कंडीशन में क्या हुआ, जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को मैंने सप्लाई दी, V1 सप्लाई दी, उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की कोर मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए जिस करंट की डिमांड कर रही है उसको मैग्नेटाइजिंग करंट बोलता हूं मैं। तो मैंने यहाँ फ्लक्स को रेफरेंस ले लिया, यहाँ मैंने फ्लक्स को रेफरेंस ले लिया, और IM करंट को मैंने उसी फेज में बना दिया। IM करंट को मैंने उसी फेज में बना दिया, क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस किसके कारण हुआ है, IM के कारण प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अब जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर में प्रोड्यूस हुआ, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर में फ्लो होने लगा, तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग थी और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी, दोनों में EMF E1 E2 इंड्यूस हुआ, और जो दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स से 90 डिग्री लैग कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये IM तो ड्रॉ हो ही रहा था, साथ में ये जो कोर है ये भी लॉसेस को इनकरेज कर रही थी। इसलिए ये कोर लॉस जो हो रहा है, ये कोर लॉस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सोर्स से करंट की डिमांड कर रही थी। जो ट्रांसफार्मर में जो कोर लॉस हो रहे थे, ये अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए कहां से करंट लेंगे, सोर्स से करंट लेंगे। तो ये कोर लॉस कंपोनेंट को RW से एक्सप्रेस किया मैंने, और ये IW करंट ड्रॉ कर रहा है। तो जो V1 वोल्टेज है ये किसके ऊपर है, RW के ऊपर है। तो इस रजिस्टिव कंपोनेंट में जो करंट हो रहा है ये वोल्टेज के सेम फेस में रहेगा, तो मैंने उसी फेस में IW बना दिया। उसके बाद IM और IW का जो फेजर सम है ये नो लोड करंट है। ये IM और IW का फेजर सम क्या है, नो लोड करंट है, ठीक है।
अब यहां तक मैं पहुंच गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। जो ट्रांसफार्मर का जो डायग्राम है ना, उसको उसका सिंबल इस प्रकार से शो करते हैं। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल इस प्रकार का होता है। यहाँ आई एम करंट फ्लो हो रहा है, ये कोर लॉस कंपोनेंट है जो कि आई डब्ल्यू करंट फ्लो करवा रहा है अपने अंदर। तो आई एम और आई डब्ल्यू का जो कॉम्बिनेशन है ये हो गया आई नॉट। अभी लोड कनेक्ट नहीं है, तो जैसे ही मैंने लोड कनेक्ट कर दिया, जैसे ही मैंने लोड कनेक्ट कर दिया तो वैसे ही आई टू करंट फ्लो होने लग गया यहाँ पर। तो मैंने फेजर डायग्राम में आई टू बना दिया, और ये जो लोड है वो आर एल लोड कंसिडर कर रहा हूँ, इससे थोड़ा सा लैग कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए हम। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आई टू करंट फ्लो होने लग गया, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर में क्रिएट होगा, फाई टू फ्लक्स, इसने मैग्नेटिक फ्लक्स को कम कर दिया। तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स की जो कमी हुई उसको कंपनसेट करने के लिए एक एडिशनल करंट आई टू डेस इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग ने ड्रॉ किया। एडिशनल करंट आई टू डेस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग ने ड्रॉ किया। तो अब कितना करंट हो गया यहाँ पर, अब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कितना करंट हो गया, आई नॉट और आई टू डेज का फेजर सम, आई नॉट और आई टू डेज का फेजर सम कर देंगे तो आई वन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये एडिशनल करंट हो गया। तो आप फेजर डायग्राम में देखते हैं कैसे शो करते हैं आई वन करंट को। देखो आई नॉट भी है और आई टू डेज भी है, दोनों का फेजर सम करना है तो फिर वही टेक्निक, इस आई नॉट के पैरेलल एक लाइन खींचो, इस आई नॉट के पैरेलल एक लाइन खींचो, और इस आई टू डेज के पैरेलल एक लाइन खींचो। इस आई टू डेज को थोड़ा अलग बना रहा हूं। तो आई नॉट के पैरेलल एक लाइन खींच दिया, आई टू डेज के पैरेलल एक लाइन खींच देता हूँ। तो आई नॉट और आई टू डेज, ये देखो, ये आई नॉट और आई टू डेज दोनों का सम किसके इक्वल है, आई वन के इक्वल है। तो आई नॉट और आई टू डेज, ठीक है। तो ये करंट हो गया आई वन, प्राइमरी वाइंडिंग करंट। इस कोर में भी देख लो क्या हो रहा है। ये आई नॉट करंट फ्लो, फाई टू फ्लक्स के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स की कमी हुई उसको फुलफिल करने के लिए आई टू डेज करंट अलग से हुआ। तो आई नॉट और आई टू डेज दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, आई वन। क्लियर है क्या बच्चों, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। चिंता मत करो, कल से ऑफलाइन क्लास चल रही, बोर्ड पे बनवाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों हम आई वन तक तो पहुंच गए, करंट आई वन फ्लो होने लग गया, सेकेंडरी साइड में आई टू करंट फ्लो होने लग गया। अभी हमने एक बात अभी नहीं की है कि जो अभी तो हमने ट्रांसफार्मर की कोर प्रैक्टिकल है ये बात की है कि ट्रांसफार्मर की कोर प्रैक्टिकल है, लेकिन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग भी तो प्रैक्टिकल होगी, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग भी तो प्रैक्टिकल होगी, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में भी तो लॉस होंगे। अभी तो हमने ट्रांसफार्मर की कोर में क्या लॉसेस हो रहे हैं उसके कारण हम यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में लॉस करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। स्टार्ट, हमारा टॉपिक वही चल रहा है, वर्किंग ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसका 50% या 60% भी याद रह जाएगा तो पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर काट नहीं सकता, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है अपने पास। वो तो सिर्फ अभी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो गया, क्योंकि देखो क्या आएगा क्वेश्चन, हिस्टेरेसिस लॉस क्या है, एडी करंट लॉस क्या है, मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ट्रांसफार्मर की वर्किंग। ट्रांसफार्मर की वर्किंग नहीं बता सकते तुम लोग कि सबसे पहले सप्लाई देंगे, जब सप्लाई देंगे जैसे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की वर्किंग पढ़ना है हमें, तो कितना कंटेंट होकर बताता हूँ आपको। पहले तो आप उनको बताओगे कि सर नो लोड पे क्या हुआ, फिर आइडल ट्रांसफार्मर की नो लोड पे बताओगे, फिर आइडल ट्रांसफार्मर की विथ लोड बताओगे। जब नो लोड की बताओगे तो केवल मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो हो रहा था आइडल ट्रांसफार्मर में, ठीक है। जब फुल लोड आया, विथ लोड आया, तो
सेकेंडरी साइड में I2 करंट फ्लो होने लगा। जब सेकेंडरी साइड में I2 करंट फ्लो होने लगा तो कोर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स मेन फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो मेन फ्लक्स में कमी आ गई, तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए I2 डे से एक्स्ट्रा करंट फ्लो किया। ये एक कंडीशन हो गई। तो वहां पर IM और I2 डेज दोनों मिला के I1 बन गया था। फिर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की स्टार्टिंग करेंगे कि वर्किंग ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विथ नो लोड। तो जब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की नो लोड पे वर्किंग करोगे तो फिर आप बताओगे कि चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे आइडल हो, मैग्नेटिक फ्लक्स तो कोर को चाहिए, तो मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करेगा। फिर आप क्या बोलोगे, चलो ये तो रिक्वायरमेंट होगी मैग्नेटिक फ्लक्स की, लेकिन जो कोर है वो भी हमारी प्रैक्टिकल है, तो वो भी लॉसेस को इनकरेज करेगी। तो लॉसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो करंट की डिमांड करेगी। ठीक है, तो आप बताओगे कि इसमें दो लॉसेस होते हैं, इसमें जो लॉस होते हैं उसको कोर लॉस बोलते हैं। एक हो गया आयरन लॉस, नहीं एक हो गया एडी करंट लॉस, और एक हो गया हिस्टैरिसीस लॉस। चाहे तो उसको एक्सप्लेन कर दो अंदर ही, ठीक है, वो बता दिया आपने। फिर उसके बाद बताऊंगे कि ये दोनों में हीट प्रोड्यूस होती है, और जो कि इलेक्ट्रिकल से अगर हम कंपैरिजन करें इसका, तो रजिस्टर में ऐसी हीट प्रोड्यूस होती है, तो मैं उसको रजिस्टिव कंपोनेंट से रिप्लेस कर दूंगा, तो उसको मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। फिर उसमें जो करंट फ्लो रहा है उसको वर्किंग करंट या कोर लॉस करंट बोला जाता है। फिर उसके बाद आप नो लोड करंट बता दूंगी कि मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर लॉस करंट का जो फेजर सम होता है नो लोड करंट होता है। ये बात होगी। फिर आप इसमें लोड कनेक्ट कर दो। जब आपने लोड कनेक्ट कर दिया तो फिर वो फ्लक्स को कम करेगा, तो फिर एक्स्ट्रा I2 डेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो I0 और I2 डेज दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, I1 आ जाएगा। तो कितना कितना बताऊंगा, इतने में तो खुद ही इंप्रेस हो जाएगा, बोले यार बस हो गया। कितना लिखोगे, 2 पेज लिखोगे, 3 पेज लिखोगे, कितना लिखोगे, है ना, खत्म हो गया। ये खत्म हो गया, मतलब तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो खत्म हो गया। वो तो सिर्फ हम आगे बढ़ रहे, इसका 50-60% भी याद रहेगा तो सफिशिएंट है ना, बहुत हो गया। पर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आ जाओ आगे। वर्किंग ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। अब जब मैं वर्किंग ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विथ लोड पढ़ रहा हूँ, तो अभी मैंने ट्रांसफार्मर की कोर की बात तो कर ली कि ट्रांसफार्मर की कोर प्रैक्टिकल है। हियर इन केस ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आल्सो प्रैक्टिकल विच इनकरेज लॉस। जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जो लॉस होते हैं उन्हें हम कॉपर लॉस या रेजिस्टिव लॉस बोलते हैं। which encourage loss. The losses which occurs in the winding of electrical machine. ये जो टॉपिक है ये सारी मशीन के लिए है, ऐसा नहीं कि केवल ट्रांसफार्मर के लिए। लॉसेस जहां आ गया मतलब वो सारी मशीन के लिए, क्योंकि वाइंडिंग तो सारी मशीन में यूज होने वाली है। The losses which occurs in winding of electrical machine called ohmic loss, resistive loss या फिर copper loss. Copper loss इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जनरली कॉपर का यूज करते हैं, कंडक्टर में कॉपर का यूज करते हैं जनरली, क्योंकि थोड़ा एक तो सस्ता भी होता है और इसकी कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है। ठीक, कॉल्ड ओमिक लॉस, रेजिस्टिव लॉस, ये कॉपर लॉस। और कॉपर लॉस इक्वल टू आई स्क्वेयर आर लॉस। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो, आ जाओ। फिर उसी के नीचे स्टार लगा के लिखना, ट्रांसफार्मर सिंगल फेज ट्रांसफर कर दो, बेटर है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कंसिस्ट टू वाइंडिंग, ईच वाइंडिंग हैविंग रेजिस्टेंस इन इट। लेट R1 रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, R2 सेकेंडरी वाइंडिंग। अभी तक हमारा डायग्राम कैसा बना था, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये उसकी कोर, ये सेकेंडरी वाइंडिंग जहां पे नो लोड कंपोनेंट था, ये IM करंट यहाँ फ्लो हो रहा था, ये इसका रिएक्टेंस है, ये कोर लॉस कंपोनेंट है RW, इसमें करंट फ्लो हो रहा है IW, और ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1, और इस सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R। ये लगा हुआ है लोड, ये है इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर I1 करंट फ्लो हो रहा है, इस साइड I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो टोटल पावर लॉस, ओहमिक लॉस या फिर कॉपर लॉस या रेजिस्टिव लॉस कितना हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग का पावर लॉस कितना हो जाएगा, I1 स्क्वायर R1, I1 स्क्वायर R1। अभी इसको नेगलेक्ट कर दो, ये नो लोड करंट को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये इतना बहुत ज्यादा नहीं होता है, कम होता है, इसलिए हम इसे अभी नेगलेक्ट कर रहे हैं।
तो प्राइमरी वाइंड देखो टोटल कितना हो जाएगा, ओ ठीक है, तो जो टोटल कॉपर लॉस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग का पावर लॉस प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग का पावर लॉस। ट्रांसफार्मर में टोटल कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग का कॉपर लॉस प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग का कॉपर लॉस। तो प्राइमरी वाइंडिंग का पावर लॉस कितना हो गया, I1 स्क्वायर R1, प्राइमरी वाइंडिंग का करंट का स्क्वायर इंटू आर उसका रेजिस्टेंस। अगर प्राइमरी वाइंडिंग में कोई इंडक्टेंस है भी तो इंडक्टेंस में कभी लॉस नहीं होता, ये मैंने बताया था आपको। इंडक्टेंस केवल स्टोर कर लेता है लेकिन लॉसेस नहीं होते इंडक्टर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर भी लॉसेस नहीं होते, वो केवल स्टोर कर लेता है। अगर लॉसेस कहीं होंगे तो वो रजिस्टर में ही होंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा। चलो आज की क्लास को फिनिश करते हैं।